नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आज का जो हमारा सेशन है वो एनसीईआरटी के ऊपर जो है वो आधारित है। यानी कि आप देखेंगे जो क्लास 6 की एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, हम उसके ऊपर जो है अपनी क्लास कर रहे हैं और उसके ऊपर जो है अपनी चर्चा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम उसका जो पहला लेक्चर है, यानी कि कह सकते हैं कि पहला जो चैप्टर है, आज हम उसके बारे में जो है वो बातें करेंगे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे उनके बारे में हमें क्या क्या जानकारियां जो है वो देखने को मिलती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैंने सबसे पहले ही जो हमारा सिलेबस था, कह सकते हैं जो सूची कह सकते हैं, जो भी था वो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। अगर आपने उस क्लास को नहीं देखा है तो जाके प्लीज एक बार जाके देख लीजिएगा, ताकि आपको इस पाठ में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो आपको समझ में आ जाएगा। तो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लीज एक बार देख लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर इसको शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो है वो लाइव ही हमारा जो सेशन है वो होगा। तो इस प्रकार से हम आगे अपने क्लास को करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे जो एनसीईआरटी में आप देखेंगे जो हिस्ट्री का एनसीईआरटी क्लास 6 का, उसमें हमें जो पहला चैप्टर है उसका हमें नाम क्या देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वो क्या है। तो उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है, आप देखेंगे कि कब, कहां और कैसे। यानी कि आप देखेंगे क्या, कब और कहां। क्या, कब और कैसे। यानी कि आप देखेंगे क्या हुआ, कब हुआ और कहां हुआ और कैसे हुआ। क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ और कैसे हुआ। और कैसे। तो ये तो रहा हमारे एनसीईआरटी का जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, हम उसके ऊपर जो है अपनी चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार से जो है वो हम अपनी चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपनी क्लास को अब आगे बढ़ाते हुए चलेंगे और हम सबसे पहले इसमें देखेंगे कि हमें जो पहला बिंदु देखने को मिलता है उसमें हमें क्या क्या जानकारियां जो है वो देखने को मिलती है। तो हम पहले बिंदु के ऊपर जो है वो बात करेंगे, उसमें हमें क्या जो है जानकारी वो हमें देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा इस चैप्टर का जो हमारा पहला कह सकते हैं कि बिंदु है, उसका नाम हमें देखने को मिलता है कि कैसे पता लगाएं। यानी कि आप देखेंगे कि जो इसका हमें बिंदु देखने को मिलता है वह कैसे पता लगाएं। यानी कि जो हमारा पहला बिंदु है उसका नाम है कैसे पता लगाएं। कैसे पता लगाएं, यानी कि आप देखेंगे कि कैसे पता लगाएं कि कल हमारे अतीत में क्या हुआ था, उसके बारे में हमें कैसे जानकारी मिलेगी। उसके उसमें हमने क्या क्या देखा था, यानी कि कल क्या क्या हुआ था। तो उसको अगर हम एक कह सकते हैं अगर बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में हम समझे, तो उसमें जो हमें पहली जानकारी देखने को मिल जाती है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं कि हम न्यूज़पेपर जो है उसको पढ़ते हैं। कह सकते हैं कि जो रेडियो है उसको सुनते हैं और भी तमाम जो चीजें हैं हम उसको करते हैं, ताकि हमें कल के बारे में जो है वो जानकारी जो है वो मिल जाए। अखबार पढ़ना, टीवी देखना, यानी कि जो न्यूज होता है उसको देखना, और कह सकते हैं कि जो रेडियो होता है उसको सुनना। तो इस प्रकार से हम कल क्या हुआ था उसकी जो जानकारी है वो हमें आज मिल जाती है। उसके बाद अगर हम देखेंगे कि अगर हमें कुछ समय पहले, यानी कि आप 10 साल पहले की बात किया जाए या 20 साल पहले की बात किया जाए, तो अगर उस समय की जो हमें जानकारी चाहिए होगी, तो हम क्या करेंगे कि किसी अनुभवी इंसान से जो हमारे संपर्की हो, जिनको उस समय का जो नॉलेज हो और वो उस समय रहे हो और वहां पे कह सकते हैं कि दर्शक के रूप में जो है वो उन्होंने उस जीवन को जो है वो व्यतीत किया हो, तो वो हमें एक अच्छे जो है वो उस समय का जो है वो समझ हमें दे पाएंगे। यानी कि हम अगर चाहें, जैसा कि आप सभी को याद होगा कि अगर हमें गांव की कोई कहानियां सुननी होती थी, तो हम अपने दादा या दादी जी के पास जाके वो कहानी को सुनते थे, तो हमें वहां पे जो है वो जानकारी देखने को मिलती थी। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वो सारी बातें देखने को मिल जाती है। और एक बात आपको बता दूं कि जो जैसे कि हम कहानियां सुनते थे तो उसमें हमें कुछ जो जानकारियां होती थी वो मिल जाती थी। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि दादा दादी जी जैसे कि कुछ भी पुरानी बातें हैं, वो अगर हम 10-20 साल की बातें हैं उनसे चाहें तो वो पूछ सकते हैं, वो हमें अगर उनको याद है तो वो हमें बता पाएंगे। तो इस प्रकार से हम देखेंगे। लेकिन ये तो बात रही हमारे 10-20 साल पहले की जो बात। अगर कल की बात जाननी है तो हमने रेडियो, टीवी, अखबार का जो है वो इस्तेमाल कर लिया। लेकिन अगर 10-20 साल पहले की बात अगर हमें जाननी हो, तो हमने दादाजी से पूछ लिया या किसी उस समय जो वहां पे रहे हों
उनसे हमने पूछ लिया तो हमें उसके बारे में जो है वो ठीक-ठीक जो है वो जानकारी मिल गई। लेकिन जो घटना हजारों साल पहले घटी है, यानी कि हजारों साल पहले घटी है, हमारे पृथ्वी का उद्भव हुआ, पृथ्वी पे मनुष्य की उत्पत्ति हुई, ऐसी तमाम चीजें जो है जानवरों के बारे में, प्रकृति के बारे में, जो अगर हमें प्राचीन बातें जो है वो जाननी है तो हम उसको कैसे जानेंगे, तो हम जो है वह चर्चा देखेंगे कि उसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि उसको जानने के लिए हमें शोध, यानी कि आप देखेंगे कि जो हमें प्रागैतिहास का कुछ अवशेष हमें देखने को मिलते हैं, ऐसे तमाम जो अवशेष हैं उनके माध्यम से जो है वो हम इसको पता लगाते हैं। उसके बाद आपको बता दूं कि अब हमने ये जो हमारा पहला पॉइंट था उसको हमने नोट किया, लेकिन उसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है, यानी कि आप देखेंगे कि जो हमारा दूसरा पॉइंट है उसमें हमें जो जानकारी देखने को मिलती है वो क्या है कि मानव कहाँ पे निवास करता था, यानी कि लोग कहाँ रहते थे। तो हम देखेंगे कि लोग कहाँ रहते थे, यानी कि दूसरा जो हमारा पॉइंट है वो है लोग कहाँ रहते हैं, लोग कहाँ रहते थे, यानी कि लोग जो थे वो कहाँ पे निवास करते थे। जो प्राचीन काल में हमें लोग भारत में पाए जाते थे या कहीं भी पाए जाते थे, तो वो कहाँ पे निवास करते थे, उनके निवास करने का जो जगह था वो क्या था, उनके बारे में जो हमें बातें देखने को मिलती हैं वो क्या-क्या देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जैसे कि आपको बता दूं कि सबसे पहले हम देखेंगे कि जो लोग थे वो हम देखेंगे कि जंगलों में निवास करते थे। यानी कि आपको एक मैप के माध्यम से अगर हम बताने का जो है वो प्रयास करें, अगर मैप के माध्यम से आपको बताएं तो सबसे पहले आपको जो पहला हमें कह सकते हैं कि जो हमें पहला मानव की जो है उत्पत्ति देखने को मिलती है, वो अगर मैप के माध्यम से समझे तो भारत का मैंने आपको एक मैप जो है वो प्रागैतिहास काल का जो है वो मिला था, मैंने आप सभी के लिए इसको लाया है। तो आप सभी देखें तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि नर्मदा नदी, यानी कि आप देखेंगे कि येलो कलर से मैंने उसको राउंड कर रखा है पहले से ही। आप देखेंगे कि जो नर्मदा नदी है यहाँ पे जो है वो मानव की हमें उत्पत्ति जो है वो देखने को मिलती है, यानी कि मानवों की जो उत्पत्ति है वह लगभग 8 से 10,000 साल पहले जो है वो हमें यहाँ पे देखने को मिली है। तो ऐसा वर्णन जो है हमें इनके बारे में जो है वह देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मानव की उत्पत्ति जो है वो नर्मदा नदी के तट पे हमें देखने को मिलती है, और हमने नर्मदा नदी का तट जो है वो इस समय कहाँ पर है वो हमने आपको बता दिया कि कौन सा कहाँ पे स्थित है, कौन सा कहाँ पे स्थित है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वो जानकारी देखने को मिल जाती है। तो ये तो हमने देखा कि नर्मदा नदी के तट पे जो है हमें पहला मानव की जो है वो उत्पत्ति देखने को मिलती है, यहाँ पे मानव निवास करते थे, तो हमने इसके बारे में जो है वो जानकारी ले ली। आप चाहे तो इस मैप का जो है वो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ताकि आपको समझने की दृष्टिकोण से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो। तो इस प्रकार से हम ऐसे ही मैप के माध्यम से जो है वो अपनी क्लास को आगे बढ़ाते रहेंगे, और आपको समझ आता रहे इसलिए मैं आपको ऐसे मैप जो है वो बताता रहूंगा। तो हम देखेंगे कि लोग कहाँ पे निवास करते थे। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि लोगों की जो उत्पत्ति हमें देखने को मिलती है वो नर्मदा नदी के तट पे जो है वो हमें लोगों की उत्पत्ति या कह सकते हैं लोगों का जो साक्ष्य है वो हमें देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमने इनके बारे में जो है एक प्रारंभिक बातें देखी। आप देखेंगे कि जो नर्मदा नदी का तट हमें देखने को मिलता है वहां पे हमें इनके बारे में एक महत्वपूर्ण जो बातें हैं वह देखने को मिल जाती है। इस प्रकार से हमें इनके बारे में देख जान चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको सबसे पहले आपको बता दूं कि जो हमें दूसरा मैप देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे कि मानव की जो उत्पत्ति है वो हमें कहाँ पे देखने को मिली है। तो आप अगर दूसरा मैप देखें तो वहां पे हमें जो एक और जो जानकारी देखने को मिलती है, वहां पे हमें आप देखेंगे कि सुलेमान का जो पर्वत हमें देखने को मिलता है, यानी कि सुलेमान जो पर्वत है, जो किरथर पर्वत है, वहां पे हमें मानवों की उत्पत्ति जो है वो इसके बाद जो है वो देखने को मिलती है। कह सकते हैं कि मानवों की इसमें हमें इनके बारे में जो है वो जानकारी इस प्रकार से हमें देखने को मिल जाती है। तो अगर आप देखेंगे कि जो दूसरा हमें मैप देखने को मिल रहा है इसमें उत्तर पश्चिम में आप देखेंगे कि सुलेमान का जो हमें पर्वत देखने को मिलता है, वहां पर भी जो है वो हमें कुछ ऐसे स्थान हमें देखने को मिले हैं जहां पर कि स्त्री और पुरुष जो थे वो प्राचीन काल में खेती का कार्य जो है वो करते थे, यानी कि स्त्री पुरुष जो थे वो खेती का कार्य करते थे, और वहां पे सबसे पहले उगने वाली जो फसल हमें देखने को मिलती है वो हमें जौ देखने को मिल जाती है। यानी कि आप देखेंगे कि जो जौ है वो हमें यहाँ पे उगने वाली पहली फसल के रूप में जो है गेहूं हुआ, जौ हुआ, तो हमें यहाँ पे
उगाना जो है वो प्रारंभ कर दिया था मानवों ने। इस प्रकार से हमें इनके बारे में ये भी जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वो जानकारी देखने को मिलती है। उसके बाद आपको बता दूं कि सिंधु नदी घाटी में अगर आप देखेंगे तो हमें जो कह सकते हैं कि इनके बारे में जो और जानकारियां देखने को मिलती है, तो हम देखेंगे कि जो सिंधु नदी घाटी है वहां पे जो है वो हमें एक कह सकते हैं कि उसके आगे अगर आप देखें तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा कि वहां पे आपको इनके बाद जो है आप देखेंगे कि जो विंध्य पर्वत है यहाँ पे लोगों ने जो है वो कह सकते हैं कि गेहूं का जो है वो उगाना जो है वो प्रारंभ किया था, यानी कि चावल का उगाना जो है वो चावल को उगाना जो है वो प्रारंभ कर दिया था। यानी कि विंध्य के पर्वत आप देखेंगे विंध्य पर्वत क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है कि जो लोग हैं उन्होंने चावल की खेती जो है वो करनी प्रारंभ कर दी थी। तो हमें सबसे पहला जो साक्ष्य इनके बारे में देखने को मिलता है वो ये सारी साक्ष्य हमें देखने को मिल जाती है। और दूसरा जो हमें साक्ष्य देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे कि जो दूसरा हमें साक्ष्य देखने को मिलता है वो हमें गोरों के पहाड़ियों में देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे जो गोरों की पहाड़ी है वहां पे भी हमें चावल के साक्ष्य जो है वो देखने को मिले हैं। तो आप अगर देख सकते हैं कि असम साइड अगर आप देखें तो आधुनिक भारत में जो असम साइड का इलाका है वहां पे हमें इसका जो है वो अवशेष देखने को मिलता है। तो मैंने एक मैप के माध्यम से आपको समझाने का जो है वो प्रयास किया है। तो इस प्रकार से आप चाहें तो इनके बारे में जो है वो जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो सिंधु नदी घाटियां हैं उसकी जो सहायक नदियां हैं उनमें उनके बारे में क्या क्या जानकारी देखने को मिलती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो सिंधु की हमें सहायक नदियां देखने को मिलती हैं। सिंधु नदी की जो हमें सहायक नदियां देखने को मिलती हैं उनमें आप देखेंगे तो हमें चार नदियों का जो है वो साक्ष्य देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि सिंधु की सहायक नदियां सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हमें देखने को मिलती है उसमें हम देखेंगे तो सबसे पहले जो हमें इनके बारे में जो जानकारी है वह देखने को मिलती है। आप देखेंगे सबसे पहले जो है वो हमें सतलज नदी देखने को मिलती है। यानी कि आप देखेंगे कि सबसे पहले में हमें सतलज नदी उसके बाद अगर हम बात करें तो सतलज नदी के बाद हमें जो है वो हमें ब्यास नदी, दूसरा जो है वो ब्यास नदी, दूसरा ब्यास नदी, तीसरा जो है वो हमारा झेलम नदी, झेलम नदी यानी कि आप देखेंगे ब्यास नदी, झेलम नदी और उसके बाद जो हमें चौथी नदी देखने को मिलती है उसका जो हमें नाम देखने को मिलता है वह है चेनाब नदी, रावी नदी, चौथा चेनाब नदी, चेनाब नदी और रावी नदी, पांचवा जो है वो रावी नदी। हमें ये पांच नदियां जो है वो देखने को मिलती हैं जो कि सिंधु नदी की सहायक नदी है। आपको बता दूं कि सहायक नदी उनको कहा जाता है, यानी कि आपको बता दूं कि जो सहायक नदी है ये उनको कहा जाता है कि जैसे कि एक बड़ी नदी, यानी कि आप देखेंगे कि जो छोटी छोटी नदियां हैं वो आगे एक बड़ी नदी में मिलती है और वो नदी आगे बढ़ती है तो उसको उस नदी का उन सभी नदियों को जो है मिलने वाली नदियों को सहायक नदी के रूप में जो है वो जाना जाता है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह जानकारी देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में देखने को मिलती है। हमने देखा कि सिंधु नदी की जो हमें सहायक नदियां हैं वो हमें देखने को मिलती है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो गंगा नदी की सहायक नदियां हैं वो हम देख लेंगे। गंगा नदी की जो सहायक हमें नदियां हैं वो हमें कौन कौन सी देखने को मिलती हैं। तो आप देखेंगे कि जो गंगा नदी की सहायक नदी है वह हमें सोन नदी देखने को मिलती है। यानी कि आप मैप में देख सकते हैं कि गंगा नदी की जो सहायक नदी है, तो आप एक पॉइंट जो है इसके ऊपर भी बना सकते हैं कि गंगा नदी की सहायक नदी इनकी जो सहायक नदी है वो हमें सोन नदी देखने को मिलती है। सोन नदी यानी कि आप देखेंगे कि जो गंगा नदी है इसकी सहायक नदी मैप में हमें देखने को मिल रही है। आप देखेंगे उत्तरार्ध से लेकर पूर्वार्ध तक हमें जो है वो सोन नदी का जो है वो हमें एक जो है वो रूप देखने को मिल रहा है।
आपको बता दूं कि इसी नदी में आप देखेंगे कि हमें एक महाजनपद का जो है वो उद्भव देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे कि सोन नदी के और गंगा नदी के संगम पे ही बसा हुआ हमें एक जो है एक महानगर जो है वो देखने को मिलता है, जिसका नाम मगध था। यानी कि आप देखेंगे कि पहली जो हमें कह सकते हैं कि बड़ी जो मगध राजधानी देखने को मिलती है, जिसकी राजधानी राजगृह थी, तो वो हमें इसी में देखने को मिलती है। यानी कि आप देखेंगे कि सबसे पहला जो हमें नगरों का साक्ष्य जो देखने को मिलता है वो हमें इसी गंगा नदी के तट पे, यानी कि गंगा नदी की घाटी के हमें तट पे जो है वह देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं जो सिंधु नदी है, इनमें हम देखेंगे कि जो सहायक इनकी नदियां हैं वो हमें 5 प्रकार से देखने को मिलती है। यानी कि 5 नदियां जो हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें पहली नदी है सतलज, दूसरी नदी है ब्यास, तीसरी झेलम, चौथा चिनाब, उसके बाद पांचवा जो है वो हमारा रावी नदी जो है वो हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि आप देखेंगे कि लगभग हमें 5 नदियों का जो है वो संगम जो है वह देखने को मिलता है सिंधु नदी के अंदर, इसलिए हम उसको सहायक नदी के रूप में जो है वह जानते हैं। तो इस प्रकार से हमने इनके बारे में जो है वो सारी बातें कर ली। अब हम देखेंगे उसके आगे जो है, हम देखेंगे कि प्राचीन काल में जो लोग थे वो व्यापार कैसे करते थे, यानी कि जो यात्री थे वो कैसे यात्रा करते थे, तो उनके बारे में मैं आपको बताने के लिए एक जो है वो कह सकते हैं कि वर्ल्ड मैप जो है उसको आपके सामने जो है वो रखूंगा, ताकि आपको उसके बारे में जो है वो समझ आए। यानी कि वर्ल्ड मैप के मैंने आपके सामने एक वर्ल्ड मैप रखा है। आप देखेंगे तो भारत की जो इस मैप में भारत का आकार है वो हमें छोटा देखने को मिलता है। तो आपके स्क्रीन पे जो यह मैप हो रहा है, इसमें आप चाहें तो आप इराक, यूनान और मिस्र को जो है वो ठीक तरीके से जो है वो देख सकते हैं। हालांकि मैंने इसको मार्क नहीं किया है, आप चाहें तो अपने हिसाब से जो है इसको खोज करके और एक इसका जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस प्रकार से आपको इनके बारे में जो है वो सारी जानकारी मिल जाएगी, किस प्रकार से प्राचीन जो लोग थे वो भारत में यात्रा करते थे। यात्रा करने के दौरान वो जो अपनी किताबें थी, पुस्तकें थी, उनमें उनका जो वर्णन है वह करते थे। तो हमें इनमें जो है वो सारी जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमने मैप के बारे में देखा। आप देखेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर जो अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के ऊपर जो है वो इराक हमें देखने को मिलता है, ईरान, इराक। उसके बाद आप देखेंगे उसके आगे यूनान हमें देखने को मिलता है, मिस्र देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कहाँ कहाँ से भारत के जो व्यापार है वो होते थे और कहाँ कहाँ से भारत में यात्री आते थे। यानी कि अगर आप चीन को देखेंगे तो भारत के ऊपर ही आप देखेंगे तो नेपाल से थोड़ी सी मतलब आप आगे देखेंगे तो वहां पे हमें जो येलो कलर का दिख रहा है वो हमें चीन दिख रहा है। यानी कि आप देखेंगे चाइना जो है वो दिख रहा है। वहां से भी हमें काफी प्राचीन जो इतिहासकार हैं या कह सकते हैं यात्री हैं जो आए हैं, उनके बारे में भी हमें जानकारी जो है वह देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमने इनके बारे में जो है वह सारी बातें देख ली। ये तो रही मैप। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट जो चाहें तो ले सकते हैं। तो मैंने आपको इनके बारे में जो है वो सारी बातें बताने का जो है वो प्रयास कर दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि हम सबसे पहले अब देखेंगे कि भारत जो हमारा देश है, इसका नाम भारत कैसे पड़ा, यानी इंडिया या भारत जो भी है इसका नाम हमारा कैसे पड़ा, तो हम उसके ऊपर जो है वो चर्चा करेंगे। यानी कि देश का नाम, हमारे देश का नाम, हमारे देश का नाम, हमारे देश का नाम जो है वो कैसे हुआ, नामकरण इसका क्या क्या हमें देखने को मिलता है, तो हम उसके ऊपर जो है वो थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे, ताकि आपको उनके बारे में जो है वो जानकारी देखने को मिल जाए कि उनके बारे में क्या क्या जानकारियां जो है वह देखने को मिलती है। यानी कि भारत का जो हमें नाम देखने को मिलता है वो क्या क्या है, यानी कि भारत का नाम भारत क्यों पड़ा, तो उसमें हम देखेंगे कि अनेक जो कह सकते हैं कि अनेक इतिहासकार, यानी कि कह सकते हैं कि प्राचीन काल में अगर हम देखें तो सबसे पहले जो है वो हमें भारत नाम जो है, भारत नाम का यानी कि हिंदू नाम का जो हमें वर्णन जो देखने को मिलता है वह हमें तो इनके बारे में जो है वो जानकारी इस प्रकार से देखने को मिल जाती है। आगे देखेंगे कि हम इनके बारे में और भी जो जानकारियां हैं वो भी हमें देखने को मिलती हैं। उन्होंने कई ऐसे नाम जो है भारत का नाम जो है वो करने का प्रयास किया। यानी कि आप देखेंगे अपने देश के लिए प्रायः जो है वो विदेशियों ने, यानी कि भारत के लिए जो है वो इंडिया शब्द का जो है वो प्रयोग किया। आप देखेंगे कि विदेशियों ने भारत का नाम के लिए इंडिया का प्रयोग किया, विदेशियों ने इंडिया का प्रयोग किया। अब हम थोड़ा सा इंडिया के बारे में देखेंगे कि इंडिया का नाम जो विदेशियों ने भारत का नाम इंडिया रखा वो किस कारण से रखा, तो हमें जो एक कह सकते हैं कि पहली पहलू जो है वह देखने को मिलती है, तो हम उसके ऊपर थोड़ी सी
चर्चा जो है वो कर लेंगे। यानी कि आप देखेंगे कि इंडिया शब्द यानी कि जो आप देखेंगे इंडस से निकला हुआ शब्द है, यानी कि यूनान के इंडस से निकला हुआ यह शब्द हमें देखने को मिलता है, जिसको संस्कृत भाषा में सिंधु कहा जाता था। यानी कि आप देखेंगे कि सिंधु नदी को जो है वो इंडस कहा जाता है। यानी आप देखेंगे इंडस सिविलाइजेशन हमें देखने को मिलता है, यानी कि इंडस सिविलाइजेशन जो भी है वो हमें यूनान शब्द देखने को मिलता है इंडस, लेकिन आप देखें इंडस का जो मतलब है वो हमें सिंधु नदी से देखने को मिलता है। तो ऐसा कहा गया है कि सिंधु नदी के पश्चिम में, यानी कि देखेंगे कि सिंधु नदी के पश्चिम उत्तर यानी कि उत्तर पश्चिम में जो देश है, जो भूभाग है, उसको इंडिया यानी कि भारत कहा जाता है। तो ऐसा वर्णन हमें जो है वह इस इनके बारे में जो है वो देखने को मिल जाता है। आप देखेंगे कि हेरोडोटस जो है उन्होंने सर्वप्रथम जो है एक विदेशी यात्री के रूप में जो है उन्होंने इंडिया का जो है वो प्रयोग किया है, यानी कि भारत को इंडिया कहने का जो है वो कार्य किया है, यानी कि हमें सबसे पहले उसमें देखने को मिलता है। और उसके बाद हमें अपने कह सकते हैं कि ऋग्वेद में जो है वो प्राचीनतम वेद माना जाता है भारत का, उसमें हमें ऋग्वेद में हमें जो है वो हिंदुस्तान का जो है वो वर्णन यानी कि हिंद देश यानी हिंदुस्तान का जो है वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हमने इनके बारे में देखा कि हमारे देश का जो नाम है वो किस प्रकार से पड़ा, तो हमने इसके बारे में देखा। अब हम देखेंगे कि अतीत के बारे में अगर हम देखें कि हम अपने अतीत को कैसे जान सकते हैं, इनके जानने के जो हमें स्रोत देखने को मिलते हैं, यानी कि हम देखेंगे कि अब हमारा जो अगला पॉइंट है यानी कि नेक्स्ट पॉइंट जो है हमें देखने को मिलता है हमारे अतीत को जानने के प्रकार, यानी कि आप देखेंगे कि अतीत के बारे में कैसे जानें, अपने अतीत के बारे में कैसे जाने, अतीत के बारे में कैसे जाने। अगर हम देखें कि अतीत के बारे में हम कैसे जान सकते हैं, इनको जानने का जो हमें प्रमुख कार्य है किन के माध्यम से जो है वो हम जान सकते हैं, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमें इसमें जो है वो पहला पॉइंट जो है वो देखने को निकल के आएगा, वो है हमारा ताड़पत्र, यानी कि ताम्रपत्र कह सकते हैं, ताड़पत्र कह सकते हैं। कई ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने इनको ताड़पत्र या कह सकते हैं कि पांडुलिपि भी कहने का जो है वो प्रयास किया है, तो हम इसको पांडुलिपि भी कह सकते हैं, ताड़पत्र भी कह सकते हैं। तो हम पांडुलिपि का जो है वो प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पहला हमें है वो हमें पांडुलिपि देखने को मिलता है। पांडुलिपि, आपको पांडुलिपि के बारे में कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपको बता दूं कि पांडुलिपि का प्रयोग जो है वो ज्यादातर औषधि शास्त्र और ग्रंथों का जो है वो निर्माण करने के लिए जो है वो किया जाता था। यह जो पांडुलिपि है इसका जो यह जो था वो एक कश्मीर में पाए जाने कश्मीर में पाए जाने वाले एक वृक्ष जिसका नाम था बुर्ज, उसके छाल को काट करके एक कह सकते हैं कि एक तकनीक द्वारा उसको इस प्रकार से बनाया जाता था कि उस पर लिखा जा सके और लिखने के बाद जो है वो पढ़ा जा सके। तो ऐसा वर्णन हमें इनके बारे में जो है वह देखने को मिल जाता है, यानी कि आप देखेंगे कि पांडुलिपि के बारे में ऐसी जानकारी जो है वो देखने को मिलती है। ज्यादातर इसका जो हमें प्रयोग जो हमें ज्यादातर इसका प्रयोग देखने को मिलता है वो गुरुकुल और कह सकते हैं औषधि शास्त्र और काव्य और ग्रंथ, ऐसे तमाम चीजों के लिए इसकी रचना जो है वो की जाती है। इसका लगभग इसका उद्भव जो माना जाता है, हमारे इतिहासकार जो मानते हैं कि इसका उद्भव जो हुआ है वह हमें क्रमशः लगभग 1500 से 2000 वर्ष पहले इसका जो है वो उद्भव हुआ है। हालांकि इसमें एक हमें कमी भी देखने को मिलती है कि यह जो है वो समय समय पे इसमें कह सकते हैं कि इसको कीड़े मकोड़े खा जाते थे, इस कारण से हमें इसकी जो संख्या देखने को मिली है, इसके बारे में जो पर्याप्त जानकारी देखने को मिला है वो थोड़ा सा कम हमें देखने को मिला है। तो इसलिए हम इसके बारे में जो है वह यह जो एक महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बताने का जो है वो प्रयास किया। यानी कि आप देखेंगे पांडुलिपि जो है यह एक कह सकते हैं कि कश्मीर में पाए जाने वाली एक वृक्ष, यानी कि उस वृक्ष का जो नाम था उसका नाम बुर्ज था, और बुर्ज की छाल पे लिखे जाने के कारण इसको पांडुलिपि कहा जाता था, क्योंकि ये अपने हाथों से लिखा जाता था, तो इसलिए इसको पांडुलिपि जो है वो कहा जाता था। इस प्रकार से हमने इनके बारे में जो है वो देखा। अब हम देखेंगे कि जो हमारा दूसरा पॉइंट है, यानी कि जो दूसरा हमारा पॉइंट है वह है हमारे मृदभांड, यानी कि आप देखेंगे कि जो मृदभांड है इनके बारे में जो जानकारी देखने को मिलती है, मृदभांड, यानी कि आप देखेंगे जो मृदभांड है इनके बारे में भी हमें जानकारी देखने को मिलती है। हालांकि इनका जो प्रयोग है वो ज्यादातर पानी लाने के लिए, पानी रखने के लिए, और सुराही आप समझ सकते हैं कि जो सुराही होती है, सुराही के ही आकार में हमें मृदभांड जो है वो देखने को मिलते हैं। हालांकि इनके हमें कई चरण में कई ऐसे जो कह सकते हैं कि कई चरण में और इनके कई
प्रकार के जो है वो वर्णन हमें देखने को मिले हैं, यानी कि शोध से हमें पता चला है कि इनके हमें कई ऐसे जो चरण है वो देखने को मिलता है। लाल मृदभांड देखने को मिलते हैं, चित्रित मृदभांड देखने को मिलते हैं, काले दूषित मृदभांड देखने को मिलते हैं। ऐसे तमाम प्रकार के जो मृदभांड है हमें देखने को मिल जाते हैं। इनके माध्यम से भी हम उनकी सामाजिक और समाज में चलने वाली कुछ गतिविधियों के बारे में जो है वह जानकारी ले सकते हैं। आप देखेंगे जो चित्रित मृदभांड हमें देखने को मिले हैं उसपे इनके कह सकते हैं एक अच्छे अलंकरण जो है वो किए गए हैं, यानी कि उसपे अच्छे अलंकित तो उसको किए गए हैं और उनके बारे में अच्छी तरीके से जो है वो बताने का जो है वह प्रयास किया गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि मृदभांड के बारे में ऐसी हमें तमाम बातें जो है वो देखने को मिलती है। आप देखेंगे काले मृदभांड, पालिश मृदभांड और लाल मृदभांड, चित्रित मृदभांड, दूषित मृदभांड, ऐसे में तमाम मृदभांड जो है वह देखने को मिलता है। ज्यादातर हमें इसका जो प्रयोग है, यानी कि हमें जो शोध में मिला है, हाल के शोध में जो हमें इनके बारे में जानकारी देखने को मिली है, वो आधुनिक दिल्ली मेरठ में जो हमें प्राचीन काल में हस्तिनापुर देखने को मिलता था, वहां पे इसकी जो है वह हमें ज्यादा विशेषता देखने को मिलती है। आप देखेंगे कि बीबी लाल ने इसका जो है वह कह सकते हैं उत्खनन के कार्य जो है उसको किया है, उसमें हमें इनके बारे में जो है वो जानकारी देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमने इनके बारे में जो है वो मृदभांड के बारे में देखा। अब हम देखेंगे कि जो हमारा तीसरा पॉइंट है वह है अभिलेख। अभिलेख यानी कि अभिलेख के ऊपर जो हम चर्चा करेंगे, तो अभिलेख के बारे में हम आपको बता दें कि किसी भी ऐसी सतह हो जो कि काफी ज्यादा मजबूत हो, उसपे बड़े ही मुश्किल और अलंकृत करने की चीजों को, यानी कि आप देखेंगे उसपे जो अध्यादेश है उस पे लिखवाए जाते थे, अलंकृत किए जाते थे पत्थरों पे, बड़े बड़े पत्थरों पे। आप देखेंगे सम्राट अशोक के हमें ऐसे तमाम अभिलेख देखने को मिले हैं जिसपे हमें उस समय के राजनीतिक, सांस्कृतिक और जो धार्मिक जीवन की बातें थी वो हमें देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, हालांकि जो हमें अभिलेख है इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह एक कह सकते हैं कि पतली सतह पे खुदे हुए जो अंकन है उसको हम अभिलेख के रूप में देखते हैं, जो कि लिखे गए हैं अभिलेख हैं। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वो जानकारी देखने को मिल जाती है कि यह एक कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण हमें स्रोत के रूप में देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे इतिहास में हमें सबसे ज्यादा जो स्रोत हैं वो हमें सिक्कों और अभिलेखों के ही देखने को मिल गए हैं, यानी कि अभिलेख एक महत्वपूर्ण हमें स्रोत का जो है वो साधन देखने को मिलता है। सम्राट अशोक के हमें अभिलेख देखने को मिले हैं। उससे पहले आप देखेंगे कि जो नस्न-ए-रुस्तम यानी कि आप देखें जो दारा प्रथम है, उनके हमें जो अभिलेख देखने को मिले हैं उसमें भी हमें इनके बारे में जो है वो जानकारी जो है वो देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में सारी बातें जो है वो देखने को मिलती है। अभिलेख एक महत्वपूर्ण हमें भूमिका के रूप में देखने को मिलता है। अब हम देखेंगे चौथा जो है वो हमारा है सिक्का, कॉइन्स या सिक्का। कॉइन्स या सिक्का यानी कि आप देखेंगे कि प्राचीन काल में हमें ऐसे कई सिक्कों जो है वो देखने को मिला है। आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता में भी हमें सिक्के देखने को मिले हैं जो कि टेराकोटा के बने हुए थे या सिलखड़ी के बने हुए थे। टेराकोटा या सिलखड़ी के सिक्के जो हमें देखने को मिले हैं। उसके बाद हमें आहत सिक्के जो है वो देखने को मिले हैं। उसके बाद हमें जो पंचमार्क जो सिक्के हैं वो देखने को मिले हैं। उसके बाद आप देखेंगे सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, तांबा के सिक्के, सीसा के सिक्के और कांसा के सिक्के, ऐसे तमाम जो सिक्के हैं वो हमें देखने को मिले हैं। उनसे उस समाज के बारे में और उनके कह सकते हैं कि राजाओं के बारे में, शासकों के बारे में जो है उस पे उनके नाम गुदे हुए हैं और उस पे हमें एक तारीख जो है वो भी उनकी जो है वो देखने को मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमने सिक्कों के बारे में भी एक महत्वपूर्ण अध्ययन है जिससे हमें प्राचीन काल के यानी कि अतीत के बारे में जो है वो जानकारी का हमें स्रोत देखने को मिलता है। यानी कि आप देखेंगे सबसे पहले हम पांडुलिपि के बारे में मैंने आपको बताया कि पांडुलिपि हाथों से तैयार की जाने वाली लिपि थी, हाथों से तैयार की जाती थी और इसपे काव्य ग्रंथ ऐसे रचनाएं जो थी वो होती थी, कविताएं, काव्य, और इनका जो प्रयोग है वो ज्यादातर मठ और मदरसों में, विहारों में, ऐसा इन जगहों पे इनका जो है वो ज्यादा प्रयोग किया जाता था। मृदभांड के बारे में मैंने आपको बताया कि यह चित्रित मृदभांड, दूषित मृदभांड उस समय के सामाजिक और आर्थिक जो जीवन थे उन पर एक अच्छी छवि जो है वो छोड़ते हैं। तो हमें इनके बारे में यह भी जानकारी देखने को मिलती है। अभिलेखों के बारे में मैंने आपको बताया, तो अभिलेखों का इतिहास जो है वो सबसे पुराना हमें देखने को मिलता है कि बोगो जो अभिलेख हमें जो है वह देखने को मिलता है। वो कह सकते हैं कि वो विदेश में हमें सबसे पहला जो अभिलेख है वह देखने को मिलता है। हालांकि हमें भारत की जो है वो सीमावर्ती यानी कि अफगानिस्तान के जो इलाके हैं वहां पे भी हमें अभिलेख देखने को मिल जाते हैं। तो अभिलेखों का हमें काफी ज्यादा यानी कि आप देखेंगे धार्मिक, आर्थिक और सामाजिक जीवन के बारे में वहां पे जो जानकारी है वो देखने को मिलती है। यानी कि आप देखेंगे सम्राट अशोक ने
इसको धार्मिक यानी कि अपनी धर्म नीतियों को चलाने के लिए, उनका प्रतिपादन करने के लिए जो है उस पे अभिलेख जो लेख हैं वो गुदवाए थे, अपने अध्यादेश दिए थे। और आप देखेंगे जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उन्होंने दान देने के लिए और मठों विहारों को जो अपने दान दिए थे उनका जो है विचार करने के, उनको बताने के लिए, उनको आदेश देने के लिए जो है वो इसका प्रयोग किया था। तो ऐसे हमें तमाम अपनी विजय का वर्णन जो है, अपनी कई चीजें ऐसी हैं अपने संतान के बारे में, अपने कुल के बारे में, अपने यज्ञों के बारे में, अपने अनुष्ठान के बारे में जो है वो बताने के लिए अभिलेखों का जो है वो प्रयोग किया जाता था। तो इस प्रकार से हमें अभिलेख भी जो है वह देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे चित्रकला और इमारतें। तो जो हमारा 5वां पॉइंट है वो है हमारा चित्रकला। चित्रकला 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 के बारे में आपको बता दूं तो हमें कई जगहों पे ऐसे हैं जो चित्रकला हमें देखने को मिले हैं, ये हमें कह सकते हैं नवपाषाण काल से ही देखने को मिल जाते हैं। यानी कि आप देखेंगे भारत में चित्रकला का जो हमें उद्भव है वो हमें नवपाषाण काल से ही देखने को मिलता है। तो इसके माध्यम से भी हम देखते हैं कि जो प्राचीन काल में आदि मानव थे वो किस प्रकार से अपना आखेट करते थे, अपना शिकार करते थे, उनके जो अंकन उन्होंने दिए हैं यानी कि उनके जो चित्र उन्होंने बनाए हैं, तो उससे भी हमें उस समय के जो जानवरों का शिकार करने की जो पद्धति है उसका जो है वो पता हमें अच्छी तरीके से जो है वह चल जाता है। इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वह जानकारी देखने को मिल जाती है। फिर हम देखेंगे जो हमारा छठा पॉइंट है वो है इमारत। इमारत के बारे में अगर हम बात करें तो ऐसे हमें कई मंदिर और ऐसे कई हमें बिहार प्राचीन काल जो है वह देखने को मिले हैं, मठ देखने को मिले हैं, स्तूप देखने को मिले हैं, जहां से हमें प्राचीन काल को जानने यानी कि प्राचीन काल को समझने और जानने के लिए जो है, अतीत को जानने और समझने के लिए जो है एक महत्वपूर्ण जो है वो हमें कह सकते हैं कि रोल जो है वो यह अदा करते हैं, यानी कि एक महत्वपूर्ण जो है वो भूमिका या निभाते हुए हमें देखने को मिल जाते हैं इमारत। आप देखेंगे नालंदा का या कैसे तक्षशिला का, जो भी हमें तक्षशिला का, नालंदा का और विक्रमशिला, ऐसे में तमाम जो कह सकते हैं प्राचीन काल जो शिक्षा के केंद्र थे वहां से भी हमें इनके बारे में जो है वो जानकारी देखने को मिल जाती है। उसके बाद आप देखेंगे तो इस प्रकार से हमने देखे कि किस प्रकार से हम अपने अतीत को समझने के लिए इनका प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने अतीत को जानने के लिए किन किन साधनों का जो है वो प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें इनके तमाम जो बातें हैं वो देखने को मिले। आप किताबों के माध्यम से, कब्रों के माध्यम से भी इनके बारे में भी जान सकते हैं। तो ऐसे हमें अभी बहुत सारे जो है वो तथ्य जो है वो मौजूद है जिनसे हम इनके बारे में जो है वो अच्छी तरीके से जो है वह जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अब हम देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा अतीत एक या अनेक। अतीत में एकता है या अनेकता? अतीत एक या अनेक। तो ये हमारा अगला पॉइंट है कि अतीत हमारा एक है कि अनेक है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में भी जो है वह जानकारी देखने को मिल जाते हैं। आपको बता दूं कि अतीत में अगर हम देखेंगे तो ऐसे हमें कई लोग जो हमें कबीला देखने को मिलता है, हमें जो आदिवासियों का जो हमें समूह देखने को मिलता है, तो उसमें भी हम देखते हैं कि वहां पे जो है एक संगठित जो है वो कह सकते हैं कि सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था जो थी उस समय जो समाज था, आर्थिक था, वह जीवन हमें देखने को मिल जाता है। तो उनके भी हमें अलग अलग उदाहरण देखने को मिल जाता है। आपको बता दूं कि पशुपालन का जो है हमें साक्ष्य देखने को मिलता है। इसमें पशुपालन करने के लिए लोग एक साथ जो है मिलकर जो है वो पशुओं को चारा और चारागाह की जो व्यवस्था थी उसको करते थे, और उनके बारे में कई ऐसी बातें जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। आप देखेंगे कि सबसे पहले आप देखेंगे इनके बारे में ऐसी जानकारी देखने को मिलती है कि पहले के प्राचीन काल के लोग सबसे पहले कृषि और कृषि के बाद जो है वो पशुपालन का जो है वो कार्य करते थे। तो हमें इनके बारे में भी यह जानकारी देखने को मिलती है, यानी कि उस समय जो लोग थे वो हमारे एक तरीके से जो है वो कार्य किया करते थे और बहुत ही अलग अलग अपना जीवन जो है वो बिताया करते थे। हम देखेंगे कि उस समय जो हमें अतीत में उस समय जो हमें कह सकते हैं कि व्यवस्था देखने को मिलती है, उसमें शिल्पकार और कह सकते हैं कि कृषक और कह सकते हैं व्यापार, वाणिज्य, ऐसे तमाम जो विभाग हमें देखने को मिलते हैं वो हमें इस काल में देखने को मिल जाते हैं। तो उस समय भी हमें इनके बारे में जो है वह जानकारी देखने को मिल जाती है। आपको बता दूं कि ज्यादातर कह सकते हैं कि ज्यादातर जो हमें प्राचीन काल के बारे में जो बातें देखने को मिलती हैं वो हमें उच्च वर्ग के बारे में ही जानकारी देखने को मिलती है। जैसे कि राजा, आप देखेंगे कि जो उच्च कुल के जो लोग थे उन्होंने अपने कह सकते हैं कार्यों का जो है वो एक वर्णन तैयार करने के लिए जो है वो किताबों का
किताबों का, अभिलेखों का, सिक्कों का और कह सकते हैं इमारतों का जो है वो प्रयोग किया था। उन्होंने सिक्कों पे अपने नाम और अपनी उपाधियां जो है वो गुदवाई और ऐसे में तमाम चीजें जो है वो इनके बारे में जानकारी का जो एक महत्वपूर्ण स्रोत हमें देखने को मिलता है वो हमें इसके माध्यम से देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमने इनके बारे में जो है वो सारी बातें देख ली। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारा अगला यानी कि देखेंगे कि ये तो रही और जो कृषक थे ये लोग अपनी जीवन को लिखते नहीं थे तो इनके बारे में हमें तुझसे कम जानकारी जो है वो देखने को मिलती है। हालांकि उच्च वर्ग द्वारा बताया गया जो हमें बातें देखने को मिलती है वो हमें इनके बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी के रूप में जो है वह देखने को मिल जाती है। अब हम देखेंगे तिथियों का मतलब, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है हमारा तिथियों का मतलब। तिथियों का मतलब, तिथियों का मतलब हम कैसे पता करें कि कौन सी तिथि कैसी है, कौन सी तिथि कैसी है, कब की है, कहाँ की है, तो हम उसके बारे में कैसे जाने, तो हमें उसके बारे में जो है वो वर्णन देखने को मिलता है। सबसे पहले आपको बता दूं ईसा मसीह के जन्म, एक मोटे तौर पे आपको बता दूं कि जो ईसा मसीह थे, जो ईसाई धर्म के हमें प्रवर्तक देखने को मिलते हैं, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो है उसको हम बिफोर क्राइसिस यानी कि बिफोर क्राइसिस के नाम से जानते हैं और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं उसको हम एन्नो डोमिनी नामक कह सकते हैं कि एक उसके संज्ञान में रखते हैं, ताकि हमें इसके बारे में ये देखा जाता है कि ईसा मसीह के जो पूर्व थे वो बिफोर क्राइसिस और जो ईसा मसीह के जन्म के बाद जो देखने को मिलते हैं उनको एन्नो डोमिनी कहा जाता है। तो इस प्रकार से यानी कि बीसी या डीसी के रूप में हम इसको समझ सकते हैं, यानी कि बीसी का मतलब होता है, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइसिस, बिफोर क्राइसिस, बिफोर क्राइसिस। और अगर एडी की बात करूं तो एन्नो डोमिनी, एडी एडी का मतलब है एन्नो डोमिनी, एन्नो डोमिनी। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वो जानकारी देखने को मिलता है, यानी कि आप देखेंगे कि बिफोर क्राइसिस और एन्नो डोमिनी से भी हमें इनके बारे में जानकारी देखने को मिल जाता है। यानी कि हम अगर मोटे तौर पे देखेंगे तो बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व, ईसा पूर्व यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, और ईडी का मतलब होता है ईस्वी, ईडी का मतलब होता है ईस्वी यानी कि ईसा मसीह के जन्म के बाद, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले और ईसा मसीह के जन्म के बाद जो है वो हमें देखने को मिलता है। यह एक ग्रेगोरी कैलेंडर के नाम से जाना जाता है, यानी कि आप देखेंगे ग्रेगोरी कैलेंडर के नाम से हम देखेंगे तो इनका जो प्रवर्तक है एक कह सकते हैं कि ग्रेगोरी नामक एक जो थे वो विद्वान ने इनका जो है वो प्रयोग किया था। तो आज हम देखेंगे कि लगभग संपूर्ण विश्व में जो है वो इसका प्रयोग होता है, तो हम इसको जो है वो मान्यता देते हैं। आप देखेंगे कि 1951 ईस्वी में यानी कि 1947 ईस्वी में हमें इसका जो है वो प्रयोग जो है वो देखने को मिल जाता है। तो इस प्रकार से हमें इनके बारे में जो है वो देखने को मिल जाती है। तो ये तो रही हमने तिथियों के बारे में देखा और ये रही मैंने आपको एक कह सकते हैं कि मोटे तौर पे जो एक सीधी सीधी बातें थी वो मैंने समझाने का जो है वो प्रयास किया, आपको मैप के माध्यम से, आपको इन सभी के माध्यम से मैंने आपको बताने का जो है वो प्रयास किया। तो इस प्रकार से आज की जो हमारी सेशन थी यानी आज का जो हमारा क्लास था उसको हमने देख लिया। अब हम थोड़ी सी अब देखेंगे, आपसे एक क्वेश्चन जो है वो पूछने का जो है वो मैं प्रयास करूंगा, अगर आप चाहें तो उसका जो है वो आंसर कमेंट सेशन में दे सकते हैं। आप देखेंगे कि पांडुलिपि, जो पांडुलिपि है और अभिलेख उसमें क्या अंतर थे, यानी कि मैंने आपको अभी पांडुलिपि के बारे में बताया और अभिलेख के बारे में बताया, तो इन दोनों में क्या अंतर थे, अगर आप चाहें तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेशन में मुझे दे सकते हैं और आप अपने दिमाग को जो है वो चलाने का जो है प्रयास करें। इसलिए मैंने इन सभी के बारे में एक अच्छी तरीके से आपको बताने का प्रयास किया और मैंने आपसे क्वेश्चन भी जो है वो पूछे, अगर आप चाहें तो कमेंट सेशन में जो है वो इसका आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपनी आज की क्लास को यहीं तक रखेंगे और हम रोज मिलते रहेंगे और रोज अपनी क्लास को करते रहेंगे और ऐसे इसी प्रकार से हम अपनी लाइव क्लास जो है वो करते रहेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर जो है वो शेयर कर लें, ताकि आपको इनके बारे में जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो जानकारी मिलती रहे। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, चलते हैं, जय हिंद।